20 दिन आपके पास है तो पूरा का पूरा टाइम आप यूज करो, उस चीज़ को रिवाइज करो, रिवीजन की है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं 100 में से 100 स्कोर करूंगा और जितनी मल्टीपल किताबें, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मल्टीपल किताबें यूज़ करना। मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि आप एक मटेरियल यूज़ करें। हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे आपने किन रिसोर्सेज को, किन किताबों को रेफर किया। आपकी हर किताब पे जो कलर्स फील्ड हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, तो वो किताबों के नाम प्लीज़ आप शेयर करें। जैसे जब भी आप किसी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको एक ग्रुप देखने की कोशिश करो। मान लो कि मुझे 5 थिंकर्स के बारे में जानना है, नॉजिक के बारे में जानना है, जॉन रॉल्स के बारे में जानना है, मैकेंटायर के बारे में जानना है, तो मैं सिचुएट करूँगा कि इसमें से लिबरल थिंकर कौन से हैं, इगैलिटेरियन कौन से हैं, लिबर्टेरियन कौन से हैं, कम्युनिटेरियन कौन से हैं। उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलवाने के लिए इस सेशन में, जिन सब से आपको मिलकर के बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लस आपको अपने UGC नेट JRF के गोल को अचीव करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्ट होगा। जो लास्ट के दिनों की स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको इनसाइट्स मिलेंगे। सो आई चांदनी मूलचंदानी वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PWUGC नेट। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। We have with us today in the house Mr. Sandeep Singh, who is doing his PhD from JNU in political science. Yes. So उनके PhD thesis का topic है Women Leadership in पंचायती राज and specifically he is studying the case of उत्तर प्रदेश। तो संदीप ने 2017 में अपना UGC नेट JRF का एग्जाम क्लियर किया। उनका जो UGC नेट JRF का अटेम्प्ट था, that was his first attempt and उसमें For your astonishing surprises, let me tell you all, उसमें उन्होंने पहली ही बार में पेपर 1 में 50 में से 44 क्वेश्चंस ठीक किए। Yes, you heard it right. 50 में से 44 क्वेश्चंस, तो कैसे नहीं JRF होता? बिल्कुल JRF सुनिश्चित था ही। एंड पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो अपनी जर्नी थी आगे JNU में PhD में एनरोल किया। ही गॉट सेलेक्टेड इन DU एज वेल, ये हम उनसे खुद ही जानेंगे। एंड देन JNU में उन्होंने PhD करके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराए, बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ही हिमसेल्फ कैन गाइड यू बेटर इन दिस फील्ड। सो मूविंग टू मिस्टर संदीप। संदीप सर, आपका स्वागत है PW के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम, इतना कुछ बुलाने के लिए भी और इतना अच्छा इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी। ओके, सो सर यू डिजर्व दिस। एंड सर, सबसे पहले तो हम आज इस सेशन में बात करेंगे, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि UGC नेट JRF एग्जामिनेशन आ रहा है। सो अभी लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस से, एंड ऑल्सो आपकी जर्नी जानने में आई एम वेरी श्योर हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं सर जानना चाहूँगी आपसे कि आपका जो अभी PhD का टॉपिक है वो क्या है। हालांकि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, बट आपसे मैं डिटेल में जानना चाहूँगी एंड हाउ यू चोज दिस। 3-4 सवाल एक साथ हो गए। पहले तो मैं बता दूं कि अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, सेलेक्ट होंगे, वो एक बेहतरीन खूबसूरत एहसास होता है सिलेक्शन का। उसके बाद जब आपको पैसे मिलते हैं, जब आप JRF करते हैं, एक इंडिपेंडेंस आती है, तो ये एक खूबसूरत वाकया भी होगा और बहुत अच्छा है। तो अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। और एक मेरी सलाह होगी, अगर मैं कर रहा हूँ, आपकी जगह 20 दिन बचे होंगे, तो जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं कलेक्ट करूँगा। ये ऐसे है कि आपने 6 महीने साल भर लगा के कुछ कलेक्ट करा है, कुछ पैसे जमा करे हैं और लास्ट मोमेंट में फिर नया पैसा कमाने आप चले गए हैं। उससे बेहतर है जो आपने अभी तक कलेक्ट करे हैं चीज़ें, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको रिवाइज करो बार बार। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ छूटा हुआ है, वो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो आपने कमाया है उसको बचा के रखो, उसी को यूज करना है, उसको बनाना है। तो 20 दिन आपके पास है तो पूरा का पूरा टाइम आप यूज करो, उस चीज़ को रिवाइज करो। रिवीजन की है, मतलब जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा सिंपल गोल था कि मतलब दिन के 3 घंटे जो सुबह वाले हैं, क्योंकि उसमें आपका जो ब्रेन होता है बेस्ट होता है। तो बेस्ट टाइम पे आप क्या करते हैं, जिसको आपको स्टोर करना है ना, वो आप करते हैं। तो मेरा गोल यही था कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ, मैं 3 घंटे सिर्फ रिवाइज करता हूँ। मैं पहले 3 घंटे कुछ भी नया नहीं पढ़ता हूँ। और जब मैं एक दो बात और मैं बता देता हूँ कि जब मैंने नेट JRF की तैयारी कर रहा था तो मैं खुद से ही कर रहा था सारी चीज़ें। अभी तो बहुत सारी ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म्स में उतनी चीज़ें मिल गई हैं, तब नहीं था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना पढ़ना है। तो मैं जो भी मटेरियल थे उसको इतनी बार पढ़ गया था। मैं बहुत लोग को बताऊंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे कि इतनी बार कोई कैसे पढ़ सकता है। तो जो बेसिक किताबें हैं आपकी, मेरी एक भी किताब आपको बिना कलर के नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी और लगभग जो JRF का कट ऑफ होता है उससे 20% ज़्यादा नंबर थे मेरे। और मुझे ये था कि मुझे चांस नहीं लेना है। मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो आप ये ना सोचें कि दोबारा फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि नेट JRF की तैयारी सबसे डिफिकल्ट तैयारी। मैंने UPSC मेंस भी दिए हैं, UPSC की तैयारी करी है।
क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखता है इसमें। यूपीएससी में इतना चीज़ें आपको याद नहीं करनी जितना नेट जेआरएफ में याद करना है। तो रिवाइज करें, अपना वक्त लगाएं और बहुत खूबसूरत एहसास होगा जब भी आप मेहनत करके सेलेक्ट होंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अवर स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स। आपने कहा कि जेआरएफ के कट ऑफ से 20% ऊपर आपका कट ऑफ था। सो ये जेआरएफ के कट ऑफ से 20% ऊपर का कट ऑफ कैसे आता है, हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे। आपने किन रिसोर्सेज को, किन किताबों को रिफ़र किया? आपकी हर किताब पे जो कलर्स फिल्ड हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, तो वो किताबों के नाम प्लीज़ आप शेयर करें फॉर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगर मुझे अभी मैं खुद को सजेस्ट करूंगा तो मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कि मतलब ज़्यादा आने का कुछ फ़ायदे हैं नहीं, मतलब सिर्फ सिवाय इसके कि आप फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं। लेकिन So this is what toppers do when they achieve, then they say कि इतना नहीं करना है, they do and then they say कि you have to do smart study, but लेकिन anyways एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इतना मेहनत करके पढ़ते हैं वो आपके बाद में काम आता है। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आज मैंने कुछ पढ़ा, हो सकता है कि मेरा जेआरएफ हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन जो भी मेहनत आप करते हैं, एजुकेशन ऐसी फील्ड है, आपने नोट देखा होगा, रख दो तो खराब हो जाता है, लेकिन आपने जो भी पढ़ा है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आज से 10 साल बाद जो मैंने 10 साल पहले किताबें पढ़ी थी वो किताबें भी मुझे आज मैं यूज करता हूँ। तो जो भी आप पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो एक तो अप्रोच ये होना चाहिए। जहाँ तक किताबों की बात है तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, मैंने हिंदू कॉलेज से बीए करा हुआ है, उसके बाद मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में करा है। तो थ्योरेटिकली मैं क्लियर था, मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट अगर जॉन रॉल्स का समझना है, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था तो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे मटेरियल्स कंपाइल करके जो बेस्ट हैं उनको याद करना था, और याद करने के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी अपना रहा था। किताबें जैसे मैंने यूज करी तो मैं दोनों ही यूज करता था। मैं सजेस्ट करूंगा एक किताब यूज करें जो भी आप पढ़ रहे हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैं कुछ बताऊंगा आप उसको लेके दौड़ेंगे, वो मत करो। जो भी है फैक्चुअल एरर तो होगी नहीं। जॉन रॉल्स की किताब अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस है तो दोनों किताब में एक ही होगी। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं 100 में से 100 स्कोर करूंगा, और जितने मल्टीपल किताबें हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मल्टीपल किताबें यूज करना। मैं बिल्कुल मना करता हूं कि आप एक मटेरियल यूज करें, कंपाइल करके थोड़ा उसी में जोड़ लें, लेकिन आप 3-4 याद करेंगे ना, आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, वो सब एकदम मिला देगा। तो जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हैं आईआर के लिए, मतलब वो टब किताबें हैं, शायद अभी यूज करते हैं हम लोग, बेलिस एंड स्मिथ और इस तरह की किताबें पढ़ते थे। वो थोड़ी मोटी किताबें हैं, उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स यूज नहीं कर पाएंगे। ओपी गावा तो सब लोग यूज करते ही हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। कंपैरेटिव के लिए जौहरी यूज करते हैं। फिर एक पबेट का किताब आता था। आज तो बेस्ट मटेरियल है, मतलब आप किसी भी तरह से जो भी मटेरियल है उसको यूज करें और रिवाइज करें। मेरा है कि जो भी चीज़ है उसी का यूज़ करें। मैम आपको पढ़ा रही हैं तो मैम जो आपको कह रही हैं उसी को उतना ही अगर आप रट लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। राइट, सो वन थिंग विच यू शुड लर्न फ्रॉम संदीप सर इज दिस। उन्होंने कहा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उन्हीं सोर्सेज को बार बार विजिट कीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए, रिफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट, रिफर टू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे जहां से आपको जो मिल रही है, बट एड इट टू योर सेम नोट्स। डोंट रन बिहाइंड कि जॉन रॉल्स का टॉपिक आप 4 किताबों से पढ़ रहे हैं, प्लेटो को 4 किताबों से पढ़ रहे हैं। प्लेटो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, उससे अगर सवाल आएगा तो 1, 2, 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप एक टॉपिक में एक्सीलेंस अचीव करने के पीछे ना भागे। एंड ऑल्सो आपने कहा कि आपने जब तैयारी शुरू करी थी तो यू वर लाइक BA MA के बाद यू स्कॉर्ड गुड एंड देन यू मूव टू PhD। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने रिविजन पे इतना फोकस किया और फैक्ट्स का जो पार्ट बोला, तो वो फैक्ट्स एंड वो रिवीजन स्ट्रैटेजीज आगे कैसे काम आ रही है? वो नॉलेज आपकी जो पहले पढ़ी हुई है वो आगे कैसे काम आ रही है? ठीक है, एक जो मैं टेक्निक 2-3 टेक्निक में यूज करता हूँ। पहला एक इंटरेस्ट थ्योरी होती है। मान लीजिए कि क्रिकेट को आप, मतलब आपको क्रिकेट अगर पसंद है तो क्रिकेट में कौन सा क्रिकेटर किस टीम से खेल रहा है, कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। उसका रीज़न है कि हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो मैं दिल से कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन है। मतलब इस वजह से नहीं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, क्योंकि 12th तक मैंने साइंस से करा है, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, पॉलिटिकल भी पढ़ा है। ये अरिस्टोटल के टर्म्स में मास्टर डिसिप्लिन है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी पावरफुल पोजीशन पे आपको पहुंचा सकता है। मैं बाद में आपको कहानी अगर मैम बताएंगी तो मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका। तो आपको इंटरेस्ट लेना है, पहला चीज़ ये करना है। दूसरा, मैं नोट मेकिंग के जो आपके तरीके हैं उसको मैं बोलता हूँ कि कभी भी कॉपी पेस्ट करने के बारे में मत सोचो। जैसे जब भी आप किसी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको एक ग्रुप देखने की कोशिश करो। मान लो कि मुझे 5 थिंकर्स के बारे में जानना है, नॉजिक के बारे में जानना है, जॉन रॉल्स के बारे में जानना है, मैकेंटायर के बारे में जानना है, तो मैं सिचुएट करूंगा कि इसमें से लिबरल थिंकर कौन से हैं, इगैलिटेरियन कौन से हैं, लिबर्टेरियन कौन से हैं, कम्युनिटेरियन कौन से हैं। उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब भी मल्टीपल चॉइस आएगा तो उसमें से सबके नाम होंगे। तो अगर आप इनको पहले से जानते हैं, कोई सवाल आया जहाँ पे लिबर्टी के बारे में पूछा है, आपने देखा तो ये तो मार्क्सिस्ट थिंकर है, ये शायद ऐसा नहीं बोलेगा, तो गेस वर्क भी आपका अच्छा होता है अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है। और नोट्स कोशिश करें कि ऐसा बनाएं जहाँ पे एक पेज पे बहुत सारे थिंकर्स, उनके की कॉन्सेप्ट, ये सब रखें,
तो उससे एक ओवरव्यू मिल जाता है और आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आती हैं। एक ये दो, एक इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी हो गया, एक ये ओवरव्यू वाला, और तीसरा रिवीजन वाला। 3 चीज़ें आप करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने मेहनत करी है तो। राइट, सो यहाँ पे फिर से मैं संदीप सर को समराइज करूँ, वो कह रहे हैं आपसे कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे माइंड मैप्स का प्रयोग करें। डोंट रिफर टू जस्ट वन थिंग कि आप प्लेटो पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्लेटो ही पढ़ रहे हो। स्टार्ट कनेक्टिंग टॉपिक्स, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट, यू ओन दिस सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट को ओन करते हो, तभी तो आपने मास्टर्स करके इसमें यूजीसी नेट देके पीएचडी करने का सोचा है। जैसे कि क्रिकेट के स्कोर की सर ने एनालॉजी दी कि वहां पे अपने को बर्डन नहीं लेना होता है। वी डू नॉट हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड मग अप द फैक्ट्स, इट इज जस्ट हमें इंटरेस्ट है, हमें याद हो जाता है। सेम इज विद योर सब्जेक्ट, और ऐसे ही फैक्ट्स के साथ भी आप डील कर सकते हैं। सर ने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है, यूजीसी नेट का एग्जाम सबसे टफेस्ट है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी का प्रयोग करें। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो टॉपिक है अभी, विमेन लीडरशिप इन PRIs एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ यूपी यू आर स्टडिंग, तो ये टॉपिक तक आप कैसे पहुंचे, क्या रुचि, कैसे आपको इस टॉपिक में रुचि आई? पहला है कि मेरी माँ जो है उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा हुआ था। ओह, और उसके पहले जब मैं एमफिल कर रहा था तो मैंने एमफिल एनसीईआरटी से एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में करा, तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पहले से भी देख रहा था। और दूसरा, मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है, मतलब लोगों के बीच में इंटरेक्शन पसंद है। तो थ्योरी में काम हो सकता है कि आप केवल थ्योरेटिकल काम करें, मुझे फील्ड वाला काम चाहिए था। और मेरा किस्मत बहुत अच्छा भी है क्योंकि जब मैंने वीमेन लीडरशिप में काम करा, फील्ड करा, उसके बाद ही वीमेन रिजर्वेशन बिल आ गया पार्लियामेंट में। तो मेरा काम है पंचायती राज पे, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में काम करना पड़ेगा तो मैं पार्लियामेंट वाले जोन में काम करूंगा। और मेरे हार्ट के क्लोज है क्योंकि मुझे लगता है कि विमेंस अगर 50% आबादी है उनकी, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, बहुत सारी रिसर्च भी हैं कि जहाँ पे सुधा पाई मैम का है और बाकी लोग का है वर्क, कि वो कुछ इशूज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो वीमेन स्पेसिफिक इशूज़ हैं। तो अलग अलग तरीके का है कि डाइवर्सिटी आती है। तो मेरा इंटरेस्ट तभी से था कि मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा कि कैसे और बेहतर सिचुएशन की जा सकती है या क्या रीजन्स हैं। क्योंकि एक बड़ा डिबेट ये चलता है कि जो पंचायती राज सिस्टम में विमेन रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसको बहुत लोग क्रिटिकल तरीके से देखते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। तो मेरा था कि ये वास्तव में कुछ दिक्कत है आने से या वास्तव कुछ माहौल है। तो ये क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रिसर्च करते हैं। फिर उसी टॉपिक पे मैं रिसर्च करता रहा, मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे अपनी जो डायलेक्ट होती है वो सब आती है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यूजुअली इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो हम लोग को ऐसे लगता है कि एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो प्रॉक्सी होती हैं, उनके फैमिली वाले वो सब करते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो अकेले वोट करते हैं? मतलब जब भी हम लिबरलिज्म को पढ़ते हैं, वेस्टर्न आइडियाज़ को पढ़ते हैं, हम लोग के यहाँ अभी भी लोग फैमिली में वोट करते हैं। मतलब सब लोग एक फैमिली में, ज़्यादातर लोग एक ही इंसान को वोट करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझ रहा था, जब मैं फील्ड में गया तब मुझे पता लगा। फिर महिलाएं फैमिली को कैसे देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सपोज करें कि हम फैमिली के साथ हैं, तो जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनका भी ओपिनियन मैटर करता है ना, कि वो क्या चाहती हैं। तो बहुत बार फील्ड में मुझे ये भी पता लगा कि महिलाएं जो हैं, जो भी वीमेन लीडर्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी फैमिली का कोई प्रेजेंट रहता है, इम्पार्ट फील करती हैं। तो मेरा है कि फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। और ये देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि मुझे करना है, तो फिर मैंने करा ये। राइट, जैसे आपने अभी बताया तो उससे मुझे भी याद आया, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कहती रहती हूँ कि व्हेन आई आस्क माय मदर, मैं अपनी माँ से कहती हूँ जब भी इलेक्शन होता है कि मम्मी किसको वोट डालोगी, तो वो बोलती हैं कि जिसको तुम बोलोगी। एंड सिमिलरली व्हेन माय ब्रदर आस्क्स हर, मम्मी किसको वोट डालोगी, शी इज लाइक जिसको तुम बोलोगे। एंड मैं और मेरे भाई दोनों ऑपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। शी विल बी लाइक मैंने तुम्हारी वाली को सपोर्ट किया, मैंने तुम्हारी वाली को दिया। The thing is, still women are not able to figure out कि whom they want to vote. This is family which is impacting them, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा। और ये ऐसे राइट्स हैं, मतलब आपका वोटिंग राइट जो है, इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1861 से लेके हम लोग लगातार ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे कि हमें वोट करना है। 1891 का एक्ट है गया, 1909 का हो गया, फिर उसके बाद लगातार आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और इंडिया उन देशों में से हैं जिन्होंने आज़ादी के दिन ही ये डिसाइड किया था कि हम सभी को वोटिंग का अधिकार देंगे, महिलाओं को भी, जो भी एक सर्टेन एज के हैं सबको। जबकि वेस्टर्न बहुत सारी कंट्रीज में देखेंगे बहुत लेट में उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया है। तो हम लोग बहुत प्रिविलेज भी हैं कि सबको वोट दिया हमने, और ये अगर हमारा प्रिविलेज है, अधिकार है, तो हमें बचा के भी रखना है और उन लोग को एक्सरसाइज करना है। तो ये मैं यकीन करता हूं। जब हम आज़ाद हुए तो तब ये भी बात हुई कि द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज लाफिंग ऑन अस कि हम आखिर सफल लोकतंत्र हो पाएंगे या नहीं, बट वी प्रूव्ड इट
टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड टू एवरीवन। ऑल्सो अब हम यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी की तरफ वापस चलते हैं। आपने कहा कि प्रैक्टिस का, रिविजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट रोल के डिस्कशन की तरफ मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी अपनी राय दें कि मॉक पेपर्स लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए, कि कितने साल के लगाने चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या अप्रोच रहा? ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे जाएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा ही मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पेपर्स कभी भी उस समय मत लगाओ जब आपका माइंड बहुत पढ़ने का कर रहा हो। मतलब बहुत बार क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ते हैं, तो जो बेस्ट टाइम है वो रिवाइज करो, सेकंड बेस्ट टाइम जो है उसमें कुछ नया पढ़ने का कोशिश करो, और जो सबसे खराब टाइम हो आपका लगे कि यार इसमें पढ़ाई नहीं हो रही, उसमें पेपर लगाओ। क्योंकि जब भी एक क्वेश्चन 1 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन डिमांड करता है, रिवीजन थोड़ा लंबा कॉन्सेंट्रेशन डिमांड करता है, तो पेपर आपको लगाने हैं शाम का टाइम जब आप हो रहा है, क्योंकि उसमें से आप पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, फिर आपका दिमाग जग जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन देखा, आपने 4 थिंकर्स देख लिया, आपको आ रहा है, तब भी आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में है। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं क्योंकि आप उस सिचुएशन में जाते हैं, और मॉक टेस्ट वैसे है जैसे आप कुछ पकड़ने के लिए कभी फल खाए हो आपने, तो एक स्टिक आती है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, मान लीजिए कि एक राउंड आपने ऐसे पढ़ लिया है, अगर आप क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद पढ़ने जाएंगे, मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा जॉन रॉल्स और नॉजिक के बारे में कि इंटाइटलमेंट थ्योरी किन्होंने दी है, उसमें ऑप्शन है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, मुझे नहीं पता। अब दोबारा मैं जा रहा हूँ जस्टिस पढ़ने, अब इस वजह से मैं, ये नाम मुझे याद है, वो सवाल मुझे याद है, तो मैं अब थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ूंगा तो नए तरीके से पढ़ूंगा। तो यही नहीं है कि हर बार जब आप रिवाइज करते हैं टेस्ट लगा के, तो आप एक नए तरीके के इंसान बन जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आते भी हैं प्रीवियस ईयर से भी, और दूसरा है कि क्वेश्चन की वजह से आपकी बेसिक जो रीडिंग है वो बेहतर हो जाती है। तो आपको मॉक टेस्ट तो लगाने ही है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने और इन सारी चीज़ों का गोल एक है कि चीज़ें आप याद रख पाएँ। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें याद कर सके हैं तो मॉक टेस्ट थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है तो आप मॉक टेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। 2 अप्रोचेज होते हैं, एक होता है कि आप रिवाइज करते रहें, दूसरा है कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज करें। मैं दूसरे में यकीन करता हूँ कि अगर मैं यूपीएससी कर रहा था तो मुझे याद भी है कि लगभग मैं 20,000 क्वेश्चन लगा दूंगा, क्योंकि आपका दिमाग फिर पिक करने लग जाता है कि यार ये यहाँ से पूछा गया था, तो ये एक फ़ायदा होता है। एक पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ से ऐसा, इवन फिर उसके बाद जब हम किताबें पढ़ते हैं तो भी हमें लगता है कि इस लाइन से ये सवाल बन सकता है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट के ऑप्शंस को भी आप एनालाइज करें, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अपने नोट्स में ऐड करें, और इस तरीके से अपने मटेरियल को और आप एडिट करके और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। हमने बात कर ली प्रैक्टिस के बारे में, रिविजन के बारे में। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न को आपने कैसे एनालाइज किया है? 2017 से लेकर के अब तक आपको क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, या क्या चेंजेस है? देखिए, जब मैं दे रहा था तो कुछ चीज़ें तो बेसिक है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का कोई तोड़ नहीं है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी तो है ये थ्योरी। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो टफ पार्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गेम सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, कि मान लीजिए आपके पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, हम लोग का मन करेगा जो स्ट्रांग है वही पढ़ते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि जो वीक है उसको पढ़ना चाहिए। कि अगर आपके पास 2 घंटे लिमिटेड टाइम है, एक जगह आप 2 घंटे देके एक सवाल और बेहतर कर सकते हैं, ऑलरेडी आप 6 स्कोर कर रहे हैं, 7 कर पाएंगे। दूसरी जगह आप 2 स्कोर कर रहे हैं और वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो 2 और स्कोर कर सकते हैं, तो आपको 2 वाले में जाना चाहिए, क्योंकि अंत में नंबर काउंट होते हैं, ये फेवरेट की बात नहीं है। तो आप कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, मतलब पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, मैम सेट नहीं कर रही हूँ, यूजीसी वाले सेट कर रहे हैं, तो कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। पहला आपको याद रखना है कि जो भी लगे, आप गेस नहीं कर पाएंगे ना, मान लीजिए कि आपको थ्योरी बहुत टफ लगता है, लेकिन थ्योरी में ईजी सवाल पूछ सकते हैं, तो आप सवाल नहीं जानते हैं, कोई भी सेक्शंस आपको छोड़ने नहीं है, और जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, वो आपको कवर करना है इन चीज़ों को लेकर। एंड एक चीज़ और है, अभी जो एग्जाम पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा एक पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया था, तो उसमें यूनिट नंबर 7 दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटी, 40 सवाल 50 सवाल पॉलिटी के हैं। तो 5 मतलब आप ये मानो कि आधा पेपर एक यूनिट से और 9 यूनिट्स को आधा पेपर दिया हुआ है। तो अगर आप सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ के जाओगे तो ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो एटलीस्ट हम उतना करके जाएं जितना हमारी रीच में है, जितना करके जा रहे हैं उसके बाद भी हमारे पास एक स्कोप है। जैसे सर ने कहा कि हमारा कट ऑफ 65, 70, 72, 75, उसके बाद भी एक स्कोप है कि आप 25% क्वेश्चन गलत कर सकते हो, बट यू हैव टू एटलीस्ट कंप्लीट योर सिलेबस। सो दिस इज इट। जो स्ट्रैटेजी के बारे में सर से मैं जानना चाह रही थी आप लोगों के लिए, आई होप आपके लिए ये सेशन जो है यूजफुल रहा होगा। ऑल्सो सर, अभी आप बस हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं जो इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ में अपीयर करने जा रहे हैं, आपके फाइनल वर्ड्स, कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स उनके लिए कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए और कैसे अपने मोटिवेशन को वो बरकरार रख सकते हैं। देखो,
पीएचडी लाइफ या जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में खासतौर पे पीएचडी करेंगे, ये खूबसूरत जर्नी है। मतलब मैं खुद, मेरे फेस से लग रहा हूँ मैं खुश हूँ काम करते हुए। और इस एज में जब आप 30s में होते हैं, 28 के आसपास होते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करते हुए खुश होते हैं। तो इसलिए भी आपको मेहनत करनी है कि आप अगले 5 साल 7 साल कोई ऐसा काम करेंगे जो आप इंजॉय करेंगे, तो आपको मेहनत करनी है। दूसरा क्या करना है आपको खुद पे भरोसा बनाए रखना है। टाइम्स होते हैं, टफ टाइम जो होते हैं, वही एक आपकी कहानियों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अगर आपका लग रहा है कि आपका बुरा दौर चल रहा है, तब तो आपको और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी कहानियाँ बनानी हैं, लोग आपकी कहानियों को याद रखें, तो शायद आपको थोड़ा सा यही टाइम है जो चूज़ करना है। एक मूवी है ट्रॉय करके, तो उसका एक, अगर आप लोगों ने देखी हो ट्रॉय मूवी, तो उसका एक शुरुआती होता है, ब्रैड पिट आता है जो एकिलिस के रोल में होता है, तो अपने भाई से बात कर रहा होता है, तो उसको एक युद्ध लड़ने जाना होता है। तो उसका भाई देख लेता है कि किससे उसका युद्ध है, तो उसका भाई देखता है कि यार वो तो बहुत बड़ा है, तो आके इसको बोलता है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नहीं लड़ता। तो उसका भाई उसको जवाब देता है, जो जवाब है वो आपको सुनना चाहिए कि इसीलिए तो आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें याद नहीं रखेंगी। तो अगर आपको टफ लग रहा है, तब आपको और मेहनत करनी है, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी ऐसी हो जो आप बता सकें। फिर आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। पेपर कहीं से भी आएगा पॉलिटिकल साइंस से। तो ये सब बहाने बाद में आप बनाएंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा आ गया, ये सब सिर्फ लोग बहाने में समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सवाल आपको नहीं पूछा गया है, और ये भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो हो सकता है कि सब में से बैलेंस आए, लेकिन आप डिमांड नहीं करते। आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पेपर सेट करने वाले नहीं हैं, तो वो उनका जोन है। आपका काम है कि उन्होंने जो भी पेपर सेट करा है उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। मतलब मैं अगर आपकी जगह होता 6 महीने पढ़ने के बाद, तो इट्स लाइक कि मेरे हाथ में 2 तलवारें हैं और मुझे आज जाके युद्ध करना है। तो वही टाइम है जहाँ आपको अपना जौहर दिखाना है। तो 20 दिन और हैं, जो भी आपने पढ़ा है वो आपको यूज करना है और जाके फाइट करना है। उसके बाद की कहानी बहुत खूबसूरत होगी। तो 20 दिन है आपके पास, और ये आखिरी 20 दिन 20 मिनट जो भी हैं, चक दे इंडिया वाला, वैसे आपको फील करना है। सो क्वाइट मोटिवेटिंग वर्ड्स, क्वाइट इंस्पायरिंग। इवन जो है मेरे अंदर जोश आ गया कि 20 दिन बाद अगर मेरा पेपर होता तो 20 दिन तो पूरे मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के अपना बेस्ट देती। सो सिमिलरली आप सबके अंदर भी जोश ज़रूर आया होगा, आपको बहुत ही मोटिवेटिंग वर्ड्स सर के लगे होंगे। आपके और भी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स ऑफ पीएचडी रिसर्च प्रपोजल, कैसे सेलेक्ट करें एंड ऑल अदर थिंग्स, उसके बारे में हम और सेशंस लाते रहेंगे। एंड ऑल्सो जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। So this is it. Thank you so much, sir, for coming and giving insights to our students, giving your precious time. Thank you so much.